हेलो कॉम्पिटिटर्स, मेरे प्यारे प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आप सबों का करियर कंसर्ट में स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के डिफरेंट पहलुओं पर विचार किया, उससे आने वाले तमाम क्वेश्चंस पर हम लोगों ने गौर किया और आज की सीरीज में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और मुहर जो बहुतायत पाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से काफी प्रश्न पूछा जाता है ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में। और चूंकि ये स्क्रिप्ट आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। और मोहर भी बहुतायत, जिसको सील कहते हैं, स्टाम्प कहते हैं, ये भी बहुतायत खुदाई में पाए गए हैं। लगभग 2500 मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। इन सब के संदर्भ में जो अवधारणाएं हैं और से रिलेटेड जो फैक्ट्स है, उसको आज हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे। हालांकि आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि यह जो अभी दौर चला है ऑनलाइन क्लासेस का, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है टीचिंग प्रोफेशन में, और आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी बिल्कुल बाढ़ सा आ गया है। अब बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट्स को मदद करते हैं। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन करियर कंसर्ट सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता के लिए पूर्ण रूप से तैयार करता है। और ऐसा मेरा मानना है कि जो एक मौलिक स्वरूप है ना तैयारी करने की, उस स्वरूप को ही अपनी तैयारी में अपनाना चाहिए हर एक प्रतिभागियों को, जो भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है। तैयारी का एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, है ना। पूरी एग्जामिनेशन को दिमाग में रखकर, और जो आप तैयारी कर रहे हैं, उस जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, उसको ढंग से समझना है। उससे रिलेटेड जो भी अवधारणा है, जो भी कंसेप्ट है, उसको आत्मसात करना है। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि ज्ञान कोई रटने की चीज तो होती नहीं। कोई शॉर्टकट मेथड से आप ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। ज्ञान वस्तुतः आत्मसात करने की चीज है, ठीक है। आप अभी भारत के इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत के इतिहास का हर एक पक्ष जो है, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, आप लोग इंडियन पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे हमारे शासकीय व्यवस्था के बारे में, शासन के स्वरूप के बारे में आपको, आपकी अवधारणा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको जानना चाहिए। तो यह जरूरी है कि तैयारी का तरीका क्या हो। तो हम लोगों का जो पर्पस है, करियर कंसर्ट का जो पर्पस है, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की, जो रिमोट एरियाज में भी रहते हैं, उनको वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता कि वो एक बेहतर तैयारी कर सके, उनको समझाने के लिए भी यह करियर कंसर्ट शुरुआत किया गया। इस उद्देश्य से भी करियर कंसर्ट को प्रारंभ किया गया है। और हमारा उद्देश्य है कि हमसे जितने भी अधिक से अधिक स्टूडेंट जो रिमोट एरियाज में ही रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हो, वो भी सहजता से हमारी बातों को समझ सकें, हमारे टीचिंग को समझ सके और अपने लिए एक स्वर्णिम भविष्य तैयार कर सके। तो आइए हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता सीरीज में वॉल्यूम 3 जो पार्ट 3 है, उसमें आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट और मोहरों के बारे में, सील या स्टाम्प जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में, है ना। आप पहले इन पिक्चर्स को देखिए, ये लिपि कैसी, बिल्कुल चित्रनुमा लिपि है। ये चित्रनुमा लिपि है, देख रहे हैं, ये देखिए, ये चित्रनुमा लिपि है। तो और अभी तक विडंबना यह है कि इस लिपि को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास को आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं।
आप लोगों ने ये फिगर देख लिया, एक अंदाजा आप लोगों को लग गया कि किस तरह की लिपि होती थी। अब हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि, आपको मालूम है कि पहली बार हड़प्पाई क्षेत्र का दौरा 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया, फिर 1852-53 में कनिंघम महोदय ने किया, देन मार्शल महोदय ने 1920 में हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया। ये हड़प्पा जो है ये आज के पाकिस्तान वाले पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के तट पर स्थित है और सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसी नगर की खुदाई हुई थी और हमें कई प्रमाण मिले। तो सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो सबसे पहले 1853 में इसके बारे में पहला एविडेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि का, वो सबसे पहले 1853 में इसके बारे में पता लगा। मतलब यह प्रमाण 1853 में मिला और 1923 में यह पूर्णतः प्रकाश में आ गया, है ना। 1923 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी वो पूर्णतः प्रकाश में आ गई। नॉर्मली मैंने आपको दिखलाया ये पिक्चर कि ये जो लिपि है ना वो पिक्टोग्राफ कहते हैं इसे, पिक्टोग्राफ। लिपि का जो स्वरूप है वो पिक्टोग्राफ का मतलब हुआ यह लिपि जो है ये चित्राक्षर लिपि है, चित्रनुमा लिपि है, चित्राक्षर लिपि है जो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से इस लिपि को लिखी जाती थी। मैंने पहले ही कहा कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस लिपि का जो प्रमाण है, सर्वाधिक जो प्रमाण है वो मुहरों पर मिली है। हालांकि कुछ दीवारों पर भी मिली है और भी जगह, जैसे मृदभांड है, मिट्टी का बर्तन, क्ले पॉट, उस पर भी मिला है। लेकिन अगर यह पूछा जाए आप लोगों से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिपि है वो सर्वाधिक कहां से प्राप्त होती है ना, तो आपका जवाब होगा मुहरों से या सील से। मैंने सील के बारे में भी इसके बाद हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। सील एक्चुअली जो मुहर होता था, व्यापारी लोग जो थे, ट्रेडर्स जो थे, वो अपने पहचान चिन्ह के रूप में सील्स का प्रयोग करते थे, जिस पर हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो यह इसका लिपि का, हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक प्रमाण जो है वो मिला है मुहरों पर, सील पर, है ना। हम लोग नेक्स्ट देखें, इतनी बात तो हम लोग समझ गए। अब इस लिपि के बारे में, ये जो है ये लोगो सिलेबिक सिस्टम, लोगो सिलेबिक सिस्टम मतलब ये द्विभाषी है, मतलब द्विभाषी है और इसका जो स्वरूप है वो द्विभाषी और ब्राउस्टोफेनम लिपि, इस लिपि को ब्राउस्टोफेनम लिपि ही कहते हैं। मतलब इसका हिंदी होता है द्विदिशीय, मतलब दो दिशाओं में इसको लिखा जाता। मैंने कहा ना, राइट टू लेफ्ट और देन लेफ्ट टू राइट इस लिपि को लिखा जाता था, है ना। ये अनडेसिफर्ड का मतलब होता है, अनडेसिफर्ड की अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इतिहास है वो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि कई विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा तो किया है, लेकिन उनको मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। जैसे रंगनाथ राव साहब हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इसके अलावा एक बिहार कैडर के रिटायर्ड IAS थे पाठक, AK पाठक, उन्होंने भी दावा किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को उन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन उनको भी मान्यता नहीं मिली। अभी तक जो मान्य मत है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। शॉर्ट टेक्स्ट मतलब जो भी लिखा होता था ना वो छोटा होता था, मतलब 5 अक्षर से लेकर 26 अक्षर तक, 26 अक्षर, जिसको हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं, चित्राक्षर कहते हैं, है ना, वो उतना बड़ा लेख हमें मिला है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिंबल्स, इसमें जो मूल चिन्ह है, इस लिपि के जो 64 मूल चिन्ह है, चित्रनुमा लिपि है, 64 मूल चिन्ह है ना, बेसिक सिंबल्स है। और दूसरा 400 से 450 तक, 600 तक आप कह सकते हैं, क्योंकि कई नए लेटर्स मिले हैं। 400 से 600 तक इसमें अक्षर है। तो एक कंसेप्ट, सामान्य कंसेप्ट तो बना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है,
ये जो लिपि का प्रकार है इसको पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर लिपि कहते हैं। इस लिपि को ब्रास्टो फैंडम लिपि भी कहते हैं, क्योंकि दो दिशाओं में ये लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से इस लिपि को लिखी जाती है। क्लियर है? ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यह बात भी क्लियर है। 64 मूल चिन्ह है, 400 से 600 अक्षर है। ये लिपि का प्रमाण सबसे पहले 1853 में हमें प्राप्त हुआ और 1923 में यह पूर्णतः प्रकाश में आया। इतनी बातों को हम लोग समझ गए। हम लोगों ने ये भी जाना इस लिपि का सर्वाधिक प्रमाण जो है ये हमें मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के सील्स पर या मोहरों पर मिला है। क्लियर है? अब इस लिपि के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है, अलग अलग मत दिया है। ये मत क्या है और क्या कहते हैं इतिहासकार, उसको देखें। क्योंकि अभी भी ये कंसेप्ट है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मूलतः द्रविड़ मूल के थे, ऐसे कई इतिहासकार बोलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को भी वो द्रविड़ियन लिपि से उनकी साम्यता को बैठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तथ्य को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। तो द्रविड़ियन हाइपोथेसिस जो है, ये जो परिकल्पना है कि यह मौलिक रूप से ये जो लिपि है वो द्रविड़ियन लिपि से मिलता जुलता है या साम्यता रखता है, ऐसा कहना था। आस्को पारपोला और ई महादेवन, ये दो इतिहासकार हैं, ये नाम याद रखें। आज तक यह प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इसकी संभावना बनती है कि ये कभी भी पूछा जा सकता है कि आस्को पारपोला एंड ई महादेवन ने का मानना है कि यह जो लिपि है वो द्रविड़ियन मूल की लिपि है। कुछ विद्वानों ने इस लिपि को संस्कृत के साथ जोड़ के देखा है, संस्कृत हाइपोथेसिस, यह जो लिपि है वो संस्कृत भाषा की लिपि है, ऐसा मानना था सर रंगनाथ राव को का मानना था। सर रंगनाथ राव ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। लूथल जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है उसकी खुदाई भी रंगनाथ राव ने की है और इनका बहुत गहरा रिसर्च है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिन्होंने माना है कि संस्कृत की ये लिपि है। हालांकि संस्कृत देवनागरी लिपि में और सबसे प्राचीन काल में ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, जब लिखा गया तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं नॉन लैंग्वेज सिंबल। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सिर्फ सिंबल है, दिस इज नॉट स्क्रिप्ट। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं और इसको ये धार्मिक स्वरूप के लिए है, ये धर्म को बताने के लिए है, धार्मिक विवेचना के लिए, ऐसा मानना था। पी मोहन और स्टीव फॉर्मर का ऐसा मानना था। हाँ, और ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट सबसे अधिक मैंने कहा कि ये पाया गया है मुहरों का, सबसे अधिक इसका प्रमाण जो है वो मुहरों से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखें। स्टाम्प, और इसे मोहर भी कहते हैं, सील भी कहते हैं, है ना। तो स्टाम्प बहुतायत मात्रा में अगर हम बात करें कि कुल 20 अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जो हुई है, अभी तक लगभग 2500 मुहरें मिली, 2500 सील्स या स्टाम्प या मुहर हमें अभी तक प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मुहर जो है वो मोहनजोदारो की खुदाई से, लगभग 1200 मुहर जो है वो मोहनजोदारो की खुदाई से हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये जो मुहरें होती थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुहरें, वो व्यापारियों के पहचान चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। व्यापारी लोग अपने, जैसे आज भी जो भी पदाधिकारी होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना स्टाम्प बनाता है, उसी तरह से ये स्टाम्प जो होते थे अब एक पहचान चिन्ह के रूप में या आइडेंटिटी के रूप में इसका उपयोग या इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर? ये जो स्टाम्प जो भी मिले हैं ना वो दो आकार में मिले हैं, या नहीं तो रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार आकार में, और या नहीं तो स्क्वायर शेप में। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ये जितनी भी मुहरें मिली हैं दो ही शेप में मिली हैं, या नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप या आयताकार शेप, और दूसरा वर्गाकार शेप। अब आयताकार शेप पर स्क्रिप्ट खुदा हुआ है, सिर्फ मतलब हड़प्पाई लिपि खुदी हुई होती मिली, और जो वर्गाकार मुहर होते थे उस पे कोई ना कोई पिक्चर होता था, चित्र होता था, और प्लस लिपि भी होती थी, स्क्रिप्ट भी होता था। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो मुहरें होती थी, पहली बात तो व्यापारियों के पहचान चिन्ह के रूप में होती थी। ये दो आकार में मिली है, एक आयताकार आकार जिसमें केवल हड़प्पाई लिपि खुदा होता था, और दूसरा स्क्वायर शेप में जिसमें लिपि के साथ साथ चित्र भी उकेले होते थे। हालांकि ये जो मुहरें मिली हैं वो सर्वाधिक मुहरें जो थी
वो स्टेटाइट या सेल खड़ी की बनी होती थी। अब ये सेल खड़ी क्या है? सेल खड़ी एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसको अगर आग में पकाया जाता था ना तो वो पत्थर की तरह कड़ा हो जाता था। तो मैक्सिमम सील जो मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो अधिकांशतः मुहरें मिली हैं, वो सेल खड़ी या स्टेटाइट की बनी होती थी। हालांकि ये मोहरें कॉपर की भी मिली है, अन्य स्टोन की भी मिली है, जैसे गोमेद है, फिरोजा है, उन सब पर भी मोहरें बनी हुई मिली है। गोल्ड में भी ये मोहरें हमें मिली है ना, कॉपर में भी मिली है। भगत राव से भी हमें तांबे का बना हुआ मुहर प्राप्त हुआ है। ये जो मुहर होते थे ना, वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का होता था। ये मुहर 2 शेप में, आयताकार और वर्गाकार। अब हम लोग कुछ और तथ्य जाने इन मुहरों के बारे में। बताया कि ये जो मुहरें हैं वो आयताकार और वर्गाकार। आयताकार मुहर पर केवल हड़प्पाई लिपि होती थी, चित्राक्षर लिपि खुदी होती थी, पिक्टोग्राफ होता था केवल। और जो वर्गाकार मुहर होते थे उस पर कोई ना कोई चित्र होता था, जैसे शुभ चिन्ह, जैसे स्वास्तिक चिन्ह वाले मुहर भी मिले हैं, है ना। प्रकृति से रिलेटेड कोई भी चीज, पशुपति शिव का हमें चित्र मिला है, गणेश का चित्र मिला है ना। पशुओं के चित्र मिलते हैं, पक्षियों के चित्र मिलते हैं, तो डिफरेंट चित्रों के रावता था। मैंने कहा कि सबसे अधिक मुहरें मिली है मोहनजोदड़ो से, और सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का, आयताकार शेप का जो मुहर है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त। और मैंने जैसा कि बताया, ये मुहरें व्यापारी लोग अपने पहचान चिन्ह के रूप में प्रयोग में लाते थे। अब हम लोग चर्चा आगे करें, मुहरों को और भी गहराई से समझें। ये जो मुहरें होती थी, ये जो उस पर जो चित्र बना होता था, अगर प्रश्न यह पूछा जाए, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न अगर यह आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसका चित्र इन मुहरों पर मिलता है, तो उसका आंसर होगा एक श्रृंगी पशु या यूनिकॉर्न एनिमल है। सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वो एक श्रृंगी पशु के मिले हैं, है ना। और एक श्रृंगी पशु से इतिहासकारों ने इसकी तुलना की है गेंडा से, गेंडा से या राइनोसोरस से, राइनोसोरस से सबसे अधिक। इसके अलावा बंदर के चित्र मिलते हैं, अन्य पशुनाग के भी चित्र मिलते हैं। पशुपति शिव का हमें चित्र मिला है मुहरों पर, है ना। सिंध के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में से जो मुहरें हमें प्राप्त हुई हैं उस पे बाघ का भी चित्र मिलता है। लेकिन गाय, मतलब काउ, कैमल, लायन, इसके चित्र जो है वो मुहरों पर नहीं मिलते। शेर के चित्र नहीं मिलते, गाय के चित्र नहीं मिलते, ऊंट के चित्र नहीं मिलते, और हॉर्स के भी चित्र नहीं मिलते, घोड़ा के भी चित्र मुहरों पर नहीं मिलते। अब मैंने जैसा बताया कि सबसे अधिक स्टेटाइट पर, सिलखरी पर की बनी हुई मोहरें हमें मिली है। हालांकि तांबा, अन्य कीमती पत्थर, सोना इत्यादि से बनी हुई मोहरें भी हमें प्राप्त हुई हैं। और हम लोग नेक्स्ट देखें, कुछ विशेष मोहरें भी मिली है, जैसे बीज बोने वाला यंत्र। बीज बोने वाला यंत्र का फिगर हमें लोथल से प्राप्त मुहर पर मिलता है। बीज बोने वाले यंत्र का फिगर मिलता है। 3 घड़ियाल अंशी, मतलब मुहर पर 3 घड़ियाल के चित्र हमें मिले हैं, और ये मुहर प्राप्त हुआ है चनहुद्रो से, चनहुद्रो से। और सिंध के क्षेत्र में हमें बाघ के चित्र वाले, टाइगर के चित्र वाले जो है सील, वो हमें मिलते हैं। इसके अलावे गरुड़ का, ईगल एंड रैबिट, गरुड़ और खरगोश के चित्र हमें हड़प्पा से प्राप्त मुहर पर मिलते हैं। पशुपति शिव के प्रमाण, पशुपति शिव, जैसे मार्शल ने एक योगी का चित्र मिला है, 3 मुख वाले योगी का चित्र, जिसकी तुलना मार्शल ने पशुपति शिव से की है, और ये मुहर हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो पशुपति शिव और गणेश के प्रमाण भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पे मिलता है। मैंने बताया था गाय, घोड़ा, ऊंट, शेर के फिगर नहीं मिलते किसी भी मुहर पे, किसी भी मुहर पर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कुल 2500 मुहरें प्राप्त हुई हैं। 1200 मुहरें, मतलब सर्वाधिक मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का जो मुहर है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर से हमें एक भी मुहर प्राप्त नहीं हुआ है। कालीबंगा से 8 मुहर प्राप्त हुई है। रोपर से भी हमें मुहर प्राप्त हुआ है, लेकिन
आलमगीरपुर से हमें एक भी मुहर प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के बारे में, उसकी लिपि के बारे में, और साथ ही हम लोगों ने जाना कि मुहरों के बारे में, कि मुहर का क्या यूज होता था, किस चीज के बने होते थे, इस पे सबसे अधिक किसका चित्र मिलता है ना। इन सब बातों से हम लोग अवगत हुए और यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। हमारे करियर कंसल्ट के व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी आप जुड़े और आप सलाह भी हमें दे सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है और आपको किस तरह का वीडियोस चाहिए, है ना। मैंने पहले ही बताया इसी वीडियो में कि हमारा उद्देश्य है कि उन सभी प्रतिभागी जो डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ इस वीडियो को देखकर मिल सके। और जो भी आप वीडियो देखें ना, पूरा वीडियो देखें, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा कि डेडिकेशन और बहुत ही सटीक ज्ञान, है ना, किसी जो भी आपका सिलेबस है उसका, ताकि आप तमाम भीड़ से अपने आप को अलग साबित कर पाएंगे, है ना, तब सफलता मिलती है। और हमारी समस्त शुभकामनाएं आप सभी प्रतिभागियों के लिए, आप अपने जीवन में सफल हों, अपने भविष्य का आप निर्माण कर सकें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।